ठीक है। जो आ, सबसे पहली चीज है जिसको कि मैं करेक्ट करना चाहता हूँ इससे पहले के टाइम में जहां पर मैंने तुम्हें पहली बार चीट किया है, और वो है ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ठीक है। ठीक है। बैटरी की ईएमएफ का क्या मतलब होता है, और वहां पे ईएमएफ की बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ईएमएफ डिफाइन करना पड़ेगा। और ईएमएफ हम किसी भी लूप में, किसी भी कंडक्टिंग लूप में या किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ डिफाइन करते हैं। वर्क डन वर्क डन इन सर्कुलेटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा बोर्ड यूज करना चाहता हूँ लेकिन उसमें पता नहीं चलता है कब हैंग हो गया, फिर तुम लोग कुछ कमेंट कर दो या नहीं। तो अभी इसी जूम बोर्ड से काम काम चलाते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है ड्राइंग बनाने में। एनीवे, तो ईएमएफ किसी भी क्लोज लूप के लिए ईएमएफ हम डिफाइन करते हैं कि उस क्लोज लूप में यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट चार्ज अराउंड, ठीक है, अ लूप। ठीक है, क्लोज लूप। लूप का मतलब क्लोज ही होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास इस तरह का लूप है, ईएमएफ कितना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि, ठीक है, एक यूनिट चार्ज लेंगे और यूनिट चार्ज को लूप के अराउंड सर्कुलेट करने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस लूप का ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है। मान लो सर्कुलेट करने में 20 जूल, ठीक है, 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो 20 हम बोलेंगे 20 जूल पर कूलम, है ना, ईएमएफ है। ईएमएफ जूल पर कूलम होगा क्योंकि यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने का वर्क डन ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोलेंगे 20, ईएमएफ इज 20 वोल्ट। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास किसी भी क्लोज लूप में करंट आना है, चार्जेस को सर्कुलेट करना है, तो उस लूप के अंदर ईएमएफ का कोई ना कोई सोर्स होगा। तो ईएमएफ तो हम इतना ही बोलते हैं कि चार्जेस को सर्कुलेट करने में कितना, यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी लूप के अंदर ईएमएफ है, तो ईएमएफ होने के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा जो कि अल्टीमेटली चार्जेस को सर्कुलेट कर रहा होगा। ठीक है, सर्कुलेट कर रहा होगा और सर्कुलेट करने में कुछ वर्क भी करना पड़ रहा होगा, कुछ एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो इस लूप के अंदर कोई ना कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ भी होगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि सोर्स ऑफ ईएमएफ किसी भी लूप में हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही हो सकते हैं। क्वेश्चन है क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कभी ईएमएफ नहीं आ सकता। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से लूप में करंट, चार्जेस का सर्कुलेशन कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। रीजन ये है कि क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो एक पार्ट में जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना नेगेटिव वर्क हो जाएगा, तो ओवरऑल सर्कुलेशन के लिए या ईएमएफ के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सिंपल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली लूप के अंदर ईएमएफ के सोर्स की वजह से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जिसको कि हम ईएमएफ बोल रहे हैं, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हम ईएमएफ बोल रहे हैं, वो उसके पीछे कोई ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही सोर्स में होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन होता उठता है कि बैटरी में क्या हो रहा था। तो बैटरी की वजह से ईएमएफ कितनी होती है। तो बैटरी का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, मैं इसकी केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो तुम लोगों ने डिटेल में, ठीक है, देखा है। वैसे टाइम रहता तो वहां पे भी जा सकते थे, लेकिन अभी हम सिर्फ लेटेस्ट से इसको मैं थोड़ा, लेटेस्ट से ये हमारा क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है, इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी
और हम इस लूप में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इस लूप में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, इस लूप में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बैटरी का काम होता है, जब तक मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि अभी हमने इस सर्किट को क्लोज नहीं किया, ठीक है, सर्किट को क्लोज नहीं किया, सर्किट ओपन है, लेकिन बैटरी का मतलब है बैटरी के अंदर केमिकल फोर्सेस है, ठीक है, आयंस है, चार्जेस है, तो वो केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, इसके अंदर बैटरी के अंदर केमिकल फोर्सेस होते हैं। तो क्या होता है कि बैटरी क्या करती है, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखती है, ठीक है। ऐसा इसलिए कर पाती है बैटरी क्योंकि इसके अंदर हमेशा एक केमिकल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो केमिकल फोर्स क्या करता है कि स्टार्टिंग में सोचो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, मान लो इस तरह से बैटरी है और अभी, ठीक है, और अभी सबको आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है, अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ केमिकल फोर्सेस है, इसके अंदर पार्टीशन होता है, तो केमिकल फोर्सेस क्या करते हैं ना, एक एक करके चार्जेस को ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे कि चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। जैसे ही चार्जेस आते हैं ना, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एग्जिस्ट करती है। तो अब कोई भी नया चार्ज होगा ना, ठीक है, उसके ऊपर केमिकल फोर्सेस तो एक्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन साथ साथ अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अंदर के किसी भी चार्ज चार्ज पर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर कोई चार्ज नहीं है तो सिर्फ केमिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स की वजह से ये जो चार्जेस है ना वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं, अब नए चार्ज को इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर नए चार्ज के साथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से नेट फोर्स डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर भी जब तक केमिकल फोर्स डोमिनेट कर रही है, केमिकल फोर्स चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स पे डिपॉजिट करती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है जब केमिकल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इक्वल हो गई, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ रहा है? तो जैसे ही, ठीक है, चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और केमिकल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। अब अंदर के चार्ज पर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, अब चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया है, फिर अब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मान लो क्या करते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, एक चार्ज को उठा करके ना, यहाँ से उठा करके खुद से मैनुअली मान लो उठा करके यहाँ पर रख देते हो, ठीक, एक चार्ज तुमने यहाँ से कम कर दिया, एक चार्ज यहाँ से कम कर दिया, जैसे ही तुम चार्ज को डिसबैलेंस करोगे ना, थोड़ा भी चार्ज यहाँ से चार्ज हटा के इस पे रख दिया, तो एक भी चार्ज कम होगा, तो केमिकल फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और केमिकल फोर्स फिर से उस चार्ज को ना नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचा देगा, जिससे कि चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हो जाए जितना पहले था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी हो जाए जितनी की पहले थी। अब फिर से फोर्सेस बैलेंस, अब नया चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा होता है जैसे ही हम कंडक्टर अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है वो मुझे, ठीक है, मैं उसको ठीक है, कोई भी तुम्हें प्रॉपर्ली उसको नहीं बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तुम गेस कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा कुछ इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट करेगी, ठीक है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे कि एग्जैक्ट फील्ड लाइंस कैसी होंगी, लेकिन ओवरऑल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, कुछ इस टाइप की होंगी, ठीक है। तुम देख सकते हो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी,
तो ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये क्या करेंगी कि इनका एक कंपोनेंट होगा जो कि कंडक्टर के अंदर प्लेंटी ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर के चार्जेस को ऐसे करके, ठीक है, कंडक्टर के अंदर के चार्जेस को पुश करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर के चार्जेस आ, आ, अब क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर ऐसे माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, इमीडिएटली कंडक्टर के चार्जेस ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेचुरली फॉल बैक करना स्टार्ट करें, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या इसको ऐसा कह सकते हो कि हायर पोटेंशियल पर हो गया, लोअर पोटेंशियल पर हो गया, तो हायर से लोअर पोटेंशियल तक तो नेचुरली ही चार्जेस, ठीक है, माइग्रेट करके आएंगे। एनीवे अभी मैं पोटेंशियल नहीं यूज करना चाहता हूँ, अभी फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जैसे एक भी चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्जेस की वजह से सेटअप हुई है। तो चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और केमिकल फोर्स डोमिनेट करेगा, और केमिकल फोर्स दोबारा क्या करेगा, ठीक है, वो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट करेगा, सिंपल है। तुम देख सकते हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जो कि बाहर सर्किट में चार्जेस को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ला रही है। अब बैटरी के अंदर ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आने दे रही है, ठीक है। चार्जेस के फ्लो को ना वो अपोज कर रही है इस पार्ट में। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती तो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि चार्जेस कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर पाते। तो यहाँ पे ये केमिकल फोर्स आता है, और एक भी चार्ज को अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंचाते हैं, तो ये केमिकल फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव तक उस सेम चार्ज को बैटरी के अंदर पहुंचा देता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, और ये मैं कई बार क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मान लो हमारे पास कि यहाँ पे ऐसे करके लिफ्ट है, और यहाँ पे तुम, ठीक है, यहाँ पे ठीक ऐसे ऐसे मान लो स्टोन्स को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोन्स रोल हो करके ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो आराम से अपने आप ही फॉल करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नेचुरली इन स्टोन को हायर से लोअर पोटेंशियल तक लाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हम चाहते हैं कि ये जो फ्लो है ना वो मेंटेन रहे। तो फ्लो मेंटेन रहने के लिए ये जो ब्लॉक्स है ना, इनको लोअर से हायर पहुंचाना पड़ेगा। ये लोअर से हायर पहुंचाने के लिए इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, ठीक है, मोटर का या इंजन का, लिफ्ट का, एलिवेटर का फोर्स होता है, ठीक है, जो कि जितना भी ब्लॉक्स हायर से लोअर आ रहा है उनको लोअर से हायर पहुंचाएगा, ठीक है। और इसी फोर्स की वजह से अल्टीमेटली ये स्टोन्स जो है सर्कुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हो जाता है कि ईएमएफ कितना होगा, ठीक, इस सर्किट में ईएमएफ कितना होगा। तो हम ईएमएफ की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और ईएमएफ की वैल्यू होती है कि यूनिट चार्ज को एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमएफ की वैल्यू होगी, यहाँ से चार्जेस को ना एक साइकिल, चार्जेस के लिए एक साइकिल का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए फील्ड्स को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा फिगर, ये तो यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेट करते हैं। एक काम करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स का नाम रख देते हैं। ये इलेक्ट्रोड 1 है, क्या है, हाँ, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, 1 से चलना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लूप के अंदर ट्रैवल करते हुए 2 पर आते हैं,
और फिर 2 से 1 तक आते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करके 1 पर आ जाएंगे और देखेंगे कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो तुम लोग सोच करके बताओ कि चार्जेस के ऊपर बैटरी के बाहर कितना वर्क डन होगा 1 से 2 आने में, किसकी वजह से होगा? वो इलेक्ट्रॉइड्स की वजह से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा ना ये आउटसाइड जो फील्ड है इसको मैं ऐसा कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। ये मान लो ई आउट है, ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे वर्क डन इन सर्कुलेटिंग अ यूनिट चार्ज इन 1 राउंड ट्रिप। ठीक है, तो हम 1 से ट्रेवल करके 2 तक आते हैं और यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन देखते हैं। तो यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन का मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ पर कितना एक्ट करेगा, क्योंकि यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स देखना है तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एक्ट करेगा, डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाला फील्ड है तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं आउट लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 से 2 आ गए, 1 से 2 आने में यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन देख लिया। अब फिर 2 से 1 आते हैं। ठीक है, लेकिन 2 से 1 आने में तुम देख सकते हो 2 से 1 आने में 2 टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे चार्ज के ऊपर। ठीक है, एक फोर्स तो एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। ठीक है, एक फोर्स तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा फोर्स एक्ट करेगा केमिकल फोर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 से 1 आने में कितना वर्क डन होगा यूनिट चार्ज के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा और केमिकल फोर्स भी वर्क करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिखेंगे ई डॉट डी एल, लेकिन इस बार ई इनसाइड है। हालांकि ये दोनों सेम ओरिजिन के हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के फोर्स है। और इसको लिख रहा हूँ 2 से 1 तक। ठीक है, प्लस लेकिन अंदर जो है ना 2 से 1 आने में हमारे किसी भी चार्ज के ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है और वो है केमिकल फोर्स। तो हमें साथ में यहाँ पर केमिकल फोर्स का भी वर्क डन देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगला स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है क्लोज लूप पे हमेशा जीरो ही होना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना नेट एक साइकिल में कोई वर्क नहीं किया। ये इतना जरूर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर के पार्ट में कुछ पॉजिटिव वर्क किया है, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस सर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन पूरे लूप में सर्कुलेट कराना है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कराना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड केपेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तो ले आती है, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नेगेटिव वर्क कर देती है। ठीक है, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 आने में। तो कंप्लीट क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वर्क जीरो होगा क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ईएमएफ की वैल्यू होगी कितनी? तो हम बोलेंगे ईएमएफ की वैल्यू है, ईएमएफ एक्चुअली ये जो केमिकल फोर्स जितना वर्क कर रहा है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, चार्जेस को अल्टीमेटली सर्कुलेट कराने के लिए। और केमिकल फोर्स जितना वर्क कर रहा है, ये जो फोर्स लिख रहा हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज समझ लो, ये एफ अपॉन क्यू है, उसको एफ से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये केमिकल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस सर्किट में एनर्जी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जो भी एनर्जी तुम एक्सट्रैक्ट करते हो सर्किट, वो इस केमिकल फोर्स की वजह से होता है। तुम बैटरी की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं सप्लाई कर रही होती। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट लूप में ईएमएफ की वैल्यू केमिकल फोर्स के वर्क डन के इक्वल है इन ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अंदर के पार्ट में हर एक पॉइंट पर केमिकल फोर्स की वैल्यू उतनी ही है ना जितनी कि अंदर के पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक, ऑब्वियस है, क्योंकि अंदर के पार्ट में केमिकल फोर्स जितना जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही केमिकल फोर्स एक्ट करके ही तो चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक ला रहा था। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इक्वल्स, ठीक है, अगर तुम लोग डिसएग्री करोगे तो बताना,
ये लिखिए माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका नेगेटिव, क्योंकि जितना भी केमिकल फोर्स है उसका ठीक ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट के इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, केमिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। फ्रॉम 2 to 1, ठीक, एक साइकिल का जो वर्क डन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और ईएमएफ की वैल्यू हम लिखेंगे, ये जो 2 से 1 जाने का वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये माइनस साइन जो है ना, इसको मैं 1 से 2 कर देता हूँ, ठीक है, 1 से 2 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस से इंटीग्रल के लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और ये ई डॉट डीएल हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, इनसाइड। लेकिन इसके बाद हम बोलते हैं, इसके बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये इनसाइड है। इसके बाद हम बोलते हैं कंप्लीट लूप में ईएमएफ की वैल्यू बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, 2 to 1, सॉरी 1 से 2 के इक्वल है, ठीक है। 1 से 2 जाने में मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ आना है इस बार, ठीक है, 1 से 2 आओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन देखो, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वही बैटरी की ईएमएफ है और इस लूप में ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बैटरी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, डॉट डीएल, ठीक है, 1 से 2, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बैटरी के अंदर ट्रैवल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालो 1 से 2 आने में, या हायर से लोअर आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ठीक है, बाहर, बैटरी के बाहर से, ठीक है। तो एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तो कहीं से भी ट्रैवल करके लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और वो लाइन इंटीग्रल सेम होगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ना, ये फेमिलियर है, ये एक्चुअली और कुछ नहीं होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 की इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो बैटरी है ना, देखो बैटरी के अंदर तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स है, तो बैटरी के अंदर तो हम पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं सकते, पोटेंशियल तो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है। लेकिन बैटरी के बाहर कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, बाहर हर जगह पोटेंशियल डिफाइंड है, बाहर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो उस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, अलॉन्ग जाने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये सारी चीजें ट्रू है। लेकिन बैटरी के बाहर, क्योंकि बैटरी के अंदर तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है ना, बैटरी के अंदर हम पोटेंशियल नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बाहर हर जगह पर पोटेंशियल डिफाइंड है, और बाहर अगर पोटेंशियल डिफाइंड है तो बाहर के लिए हम क्या सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज हम बैटरी के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा, कि मान लो ये 50 वोल्ट है, तो बाहर तुमने वोल्ट मीटर यूज किया, 0.1 और 0.2 का पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लिया, बैटरी की ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी बता देता, दूसरा पॉइंट जो पहले हम आज से पहले कभी डिस्कस नहीं कर रहे थे, हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स है मान लो, ठीक है, केवीएल अप्लाई कर रहे थे और बोल रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है, तो क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा जीरो होगा, ऐसा सही है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस क्लोज लूप के अंदर ट्रैवल, यहाँ से अगर तुम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल करो, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, केवीएल फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम बैटरी के अंदर एंटर करते हो ना, वहां कंजर्वेटिव फील्ड है ही नहीं, ठीक है, तो तुम क्लोज लूप में वर्क डन जीरो कह ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन हम वहां पे क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ कि वहां पे, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 0.1 से
ठीक है, हम एक्चुअली जब केवीएल लिख रहे होते हैं ना, तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप लिख ही नहीं रहे होते हैं। मतलब बाहर बाहर वाले एलिमेंट के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब बैटरी के अंदर ट्रैवल करके पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे ट्रिक यूज करते हैं, हम कहते हैं कि बैटरी के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स पे तो पोटेंशियल डिफाइंड है, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स पर तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करी बाहर के रीजन में। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में पोटेंशियल, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, लेकिन बाहर के लिए। ठीक है, तो हम करते क्या थे कि हम बाकी लूप में तो वैसे ही ट्रैवल करते थे, रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, कैपेसिटर है उसके अक्रॉस, हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखते थे, ठीक है, 1 से 2 ट्रैवल करते थे, और क्या लिखते थे पता है वहां पे लिखते थे कि 1 से 2 आने में जो ड्रॉप होगा, ठीक है, मान लो इधर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से 1 से 2 आने में जो चेंज होगा, ठीक है, वो हम लिखते थे, V1, सॉरी, V2 फाइनल मैच में V1। ठीक है, तो हम करते क्या थे वहां पे केवीएल अप्लाई करते टाइम में, इसको थोड़ा केयरफुली समझोगे, हम V2 माइनस V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते, हम वहां पे केवीएल अप्लाई ही नहीं करते थे, पूरे लूप में सर्कुलेट ही नहीं करते थे, हम बोलते थे 1 से 2 आने में पोटेंशियल चेंज कितना होगा, ठीक है, और 1 से 2 आने में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो हमेशा बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा, वो हमेशा बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है, और यही रिलेशनशिप हम यूज कर रहे होते थे। ठीक है, हम इसको लिखते थे, क्या है पता है, कि डेल्टा वी मतलब 1 से 2 तक आए, पोटेंशियल चेंज देखा, और फिर माइनस ये V2 माइनस V1 लिख दिया ना, सॉरी, ये वैल्यू होगी माइनस ई ईएमएफ के इक्वल, और ये लिखते थे प्लस ईएमएफ इक्वल 0, और ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे होते थे। ठीक है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि हम 1 से ट्रैवल करते थे 2 तक, और फिर बैटरी के अंदर नहीं जाते थे, बैटरी के बाहर से ट्रैवल करते थे, यहाँ से 2 से 1 ट्रैवल करें किसी और पाथ को लेकर के, बाहर तो कंजर्वेटिव फील्ड है, पोटेंशियल डिफाइंड है, और 2 से 1 आने में कितना पोटेंशियल चेंज होगा हमें पता है कि अगर बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है तो 2 से 1 आने में पोटेंशियल चेंज भी 12 वोल्ट का होगा अगर बाहर से ट्रैवल करें। ठीक है, तो एक तरीका है कि तुम्हें अच्छे से बैटरी के अंदर क्या हो रहा है अच्छे से पता हो, तुम्हें ये भी पता हो कि अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो केवीएल सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है। तो हम लोग जब लूप में, सर्किट के अंदर लूप में सर्कुलेट करें तो हम बैटरी के अंदर एंटर ना करें, ये सब कुछ पता हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, और सीधा ऐसा बोलो कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना कि बैटरी की ईएमएफ होती है। ठीक है, तो बिना तुम बैटरी के अंदर क्या हो रहा है वरी किए हुए बिल्कुल बाहर से सही सही केवीएल पहले की तरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि अंदर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, हम बैटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में आने में जो पोटेंशियल चेंज होगा अगर हम बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज जो होगा वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो बैटरी की ईएमएफ हमें पता है कि उसके केमिकल फोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ईएमएफ होती है, तो जो भी ईएमएफ होती है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस सेटअप करता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो अभी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ये सब बहुत सिंपल नहीं है, तुम किसी से भी पूछोगे, दो चीजें, एक बैटरी है, बैटरी के अंदर की वर्किंग है, और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको डिटेल में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर से तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है और ज्यादातर लोग खुद ही नहीं समझते हैं, तो ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे।
ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर एक बार फिर से सुनना चाहो तो बाद में तुम लोग सुन लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब अपने टॉपिक में आते हैं। और ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए, ईएमएफ क्या था ये बताना जरूरी था। ईएमएफ का मतलब होता है कि यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने का वर्क डन। अगर किसी लूप में चार्जेस सर्कुलेट करेंगे तो उस लूप में ईएमएफ भी एग्जिस्ट करेगा। और ईएमएफ का सोर्स, ऑब्वियसली चार्जेस को सर्कुलेट कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। फोर्स होगा तभी तो चार्जेस सर्कुलेट करेंगे, अपने आप थोड़ी सर्कुलेट करेंगे। तो सर्कुलेट करने के लिए जो फोर्स होगा, ठीक है, वो हमेशा वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स की वजह से कभी ईएमएफ नहीं आ सकता है, कभी चार्जेस लूप में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। और ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। तुम लोग फिर भी मुझे बताओ, इसमें प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? मैं 1 से 2 का पोटेंशियल बाहर सर्किट में ट्रैवल करके, केवीएल जब लिखते थे ना, बाहर सर्किट में ट्रैवल करके बाहर के एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखा, ठीक है। और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आने में बैटरी के अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर से ट्रैवल करके आए, अभी भी लूप क्लोज है। लेकिन पहले तो जो तुम्हारे दिमाग में था कि लूप के अंदर, बैटरी के अंदर ट्रैवल करें, बैटरी के अंदर नहीं ट्रैवल करें, बाहर से ट्रैवल करें। और हम पोटेंशियल चेंज की वैल्यू बैटरी के ईएमएफ के इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल चेंज अलग चीज है, ईएमएफ अलग चीज है। पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। हर पॉइंट के साथ हम कंजर्वेटिव फील्ड अगर एग्जिस्ट करिए तो हर पॉइंट के साथ पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, और हर पॉइंट का यूनिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि हमें उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से, और दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा किसी भी पाथ को फॉलो करके। तो पोटेंशियल सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है, ठीक है, वो पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंस वाली प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट के पास हम यूनिक पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना, 50 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो तुम चाहो यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, सेम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इन दोनों का यूनिक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो यहाँ से आने में अलग वर्क होगा, यहाँ से अलग वर्क होगा, यहाँ से अलग वर्क होगा, तो इनका पोटेंशियल हम डिफाइन कर ही नहीं सकते नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी में, और हम बिल्कुल स्टार्ट करें। मतलब अगर मैंने फैराडेज लॉ अभी तुम लोग को नहीं बताया होता, और मेरी जो नेचुरल चॉइस है, मैं इसी तरह से फैराडेज लॉ को इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है, ठीक है। ये चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 0, ठीक है। ये सब क्लोज लूप में है, क्लोज लूप और क्लोज सरफेस के अलॉन्ग है। और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0, ठीक है। और सरफेस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू 0, ठीक है। और इन सब की मीनिंग तुम्हें पता है, फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये करंट एनक्लोज, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंप्लीट मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए ये इक्वेशंस सफिशिएंट है। लेकिन ऑफ कोर्स और एक इक्वेशन है साथ में, क्योंकि who cares about electric field and magnetic field unless you have this equation। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्जेस के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स, लॉरेंस फोर्स इस तरह से अब एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो मैंने इसके बाद बोला कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स की स्टोरी है। हो सकता है कि चार्जेस मूव करे, है ना, और हो सकता है कि करंट वैरी करे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग चाहते हैं कि सेम लॉज होल्ड करे, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी से पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्जेस वैरी करने के साथ, और चार्जेस को मूव कराने के साथ,
और करंट को वैरी कराने के साथ सेम लॉज होल्ड करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर करंट वैरी भी करता ना तो इसी लॉ से हमें वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे करंट किस तरह से वैरी कर रहा है उस इंस्टेंट पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाती। और यहाँ पे भी चार्ज मूव कर रहे हैं तो चार्ज के अकॉर्डिंग ही वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाती। तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की सेम लॉज होल्ड करे, ये पॉसिबल था, लेकिन हम श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें वैरिंग केस में हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा कि क्या सेम लॉज होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। और अभी हमारे पास फैराडेज लॉ नहीं है। ठीक है, तुम लोग कोई भी फैराडेज लॉ को यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, फैराडेज लॉ को हम लोग अभी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल क्या है, अगर फैराडेज लॉ का नाम लिया तो फिर पनिशमेंट है, इसीलिए मैं फैराडेज लॉ पहले नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, ठीक है, ये फिगर बनाने में थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ये लाइन है, इसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड शील्डेड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और राइट में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और हमारे पास लेटेस्ट से हमारे पास एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, और उस रेक्टेंगुलर लूप को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट से ये लूप को पहले बाहर रखते हैं। ठीक है, और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर कराने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट थ्योरी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स की कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, और इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराना स्टार्ट करें। ठीक है, और एक काम करें, एक काम करने की यहाँ पे ना एक ऐसे करके बल्ब लगा दे। ठीक है, ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इस बल्ब के साथ क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा आंसर, बताओ। क्या होगा, वैसे तो ये बल्ब लगा है तो तुम्हारा लॉजिक यही कहना चाहिए कि बल्ब की जगह और कुछ नहीं लगा है, बल्ब लगा है तो ग्लो ही करेगा। तुम डायरेक्टली भी बिना कुछ सोचे हुए बोल सकते थे ग्लो करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन ऑब्वियसली जब तक देखो इसको थोड़ा समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये जब तक हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है, तो फ्लक्स को यूज नहीं कर सकते, फैराडेज लॉ हमें नहीं पता है। ठीक है, तो केयरफुल रहो। ये राइट साइड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा, और इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, क्योंकि अंदर चार्जेस को सर्कुलेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। चार्जेस को सर्कुलेट करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, और फोर्स कौन सा हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, क्योंकि चार्जेस के ऊपर तो यही दोनों फील्ड्स फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, तो बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ये लूप एंटर करेगा, ठीक है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज को, एक्स्ट्रा थ्योरी को यूज किए हुए तुम बता सकते हो कि इस लूप के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है, और ये लेटेस्ट से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक, फिगर मैं बहुत खराब बना रहा हूँ, लेकिन इसी से काम चलाओ। ठीक है, फिगर अच्छा होगा तो भी क्या होगा, इतना भी खराब नहीं है, मतलब समझ जाओगे तुम लोग। इसके अंदर ऐसे करके बल्ब लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही हम
इस रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर, अब तो कुछ होगा डिफरेंट। और हम देखते हैं, ठीक है, कि बल्ब ग्लो करने लगता है। तो ग्लो करने के पीछे क्या रीजन होगा, एक्सप्लेन करो। ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप एंटर करता है ना, तो अभी तुम्हें किसी फैराडेज लॉ की जरूरत नहीं है। हमने फैराडेज लॉ का नाम भी नहीं सुना है, लेकिन हमें फैराडेज लॉ की जरूरत भी नहीं है। हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करने का मतलब है चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, अरे तुम लोग बार बार आंसर कर रहे हो फैराडेज लॉ के टर्म्स में। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि फैराडेज लॉ हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी पहली बार, मान लो मतलब चैप्टर में लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें सिर्फ ये लॉस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स के लॉस पता है, इनको यूज करके एक्सप्लेन करना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे ही हम लूप को, ठीक है, एंटर कराएंगे ना, तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर है, इसके अंदर प्लेंटी ऑफ चार्जेस है, और जैसे ही हम लूप को एंटर कराएंगे, तो अब ये जो चार्जेस है ना, कंडक्टर के अंदर के जो चार्जेस है, ये नॉर्मल चार्जेस नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्जेस है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्जेस आते हैं, तो इन इन चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है किस तरह से, V क्रॉस P। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेंगे, V क्रॉस P। तो इसके ऊपर ना एक V क्रॉस B इस तरह से फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, कंडक्टर के अंदर सारे चार्जेस के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्जेस ए से बी की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट करेगा ना, वो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चार्जेस ए से बी की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, रॉड बीसी और एडी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सॉरी, एडी और बीसी रॉड में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आ, यहाँ पे तो लेंथ जो है ना इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन ए बी रॉड में बहुत कुछ हो रहा होगा, क्योंकि ए बी रॉड के अलॉन्ग ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस ए से बी की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है। तो कुछ देर में ही क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जितने चार्जेस बी पर आएंगे उतने चार्जेस ए पर भी आएंगे। लेकिन अब जैसे ही ए और बी पर ये स्टैटिक चार्जेस आना स्टार्ट होंगे, अब ये चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। ठीक है, एक कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। और ये फील्ड कैसी होगी पता है, ये कुछ इस टाइप की। अभी मैं चार्जेस कितने आएंगे उसको कंप्लीट कर देता हूँ, या एक काम करते हैं, दूसरी फिगर में थोड़ा सा और क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। अभी मान लो ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इस रॉड को सिर्फ v वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से कैरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है, ये रॉड v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो इसका मतलब है इसके अंदर का कोई भी चार्ज हम देखेंगे, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। जितने पॉजिटिव चार्जेस बी पर आएंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज ए पर आएगा, और इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, और अंदर, बाहर तो कुछ है नहीं अभी के लिए, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना बी से ए की तरफ सेटअप होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हम इस रॉड को मूव कराना स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बी और ए पर नए चार्जेस आएंगे, और ये नए चार्जेस अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, ए से बी की तरफ, कुछ इस तरह से वी क्रॉस बी की तरफ। लेकिन थोड़े भी चार्जेस जैसे ए और बी पर एक्यूमुलेट होते हैं, इमीडिएटली इनके ऊपर ना
इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में चार्जेस कम है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स ए से बी की तरफ एक्ट करेगा। चार्जेस धीरे धीरे बी पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बी और ए पर चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम है तब तक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यस, जब तक जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम है, ठीक है, चार्ज कम है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो चार्जेस ए और बी पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में क्या होगा, ठीक है, वैसा ही कुछ होगा जैसा कि बैटरी का केमिकल फोर्स कर रहा था, यहाँ पे वो काम मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। तो चार्जेस बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, चार्जेस इतने ज्यादा हो गए कि इलेक्ट्रिक फोर्स अब मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दिया। ठीक, अब चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया है। ठीक, इस कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो गए, अंदर के किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब जैसे ए और बी को अगर हम एक कंडक्टिंग लूप से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा पता है? ए और बी को अगर कंडक्टिंग लूप से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो ए और बी पर चार्जेस आए हैं इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जिसका कंपोनेंट अब क्या करेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, जितना भी चार्ज यहाँ पर है, इसकी वजह से ए और बी पर जितना भी चार्ज आया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चार्जेस को ना बी से ए की तरफ, ठीक है, माइग्रेट करके पहुंचा देगी। ठीक, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगी, और पुश करने की वजह से चार्ज बी से ए आने लगेगा। लेकिन जैसे एक भी चार्ज बी से ए पहुंचता है तो अंदर क्या होगा, अंदर एक भी चार्ज जैसे डिसअपियर हुआ, अब फिर से मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फोर्स, एक भी चार्ज अगर बी से बाहर बाहर की सर्किट में पहुंचा है तो मैग्नेटिक फोर्स ए से बी के अंदर चार्जेस को दोबारा, ठीक है, ए से बी तक पहुंचा देगा। कि बाहर बी से ए जितनी भी चार्जेस आएंगी उन सारे चार्जेस को कंटिन्यूअसली ए से बी की तरफ मैग्नेटिक फोर्स पहुंचाएगा, और चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे यहाँ पे हमें किसी लॉ की जरूरत नहीं है, नए लॉ की जरूरत नहीं है, ये फिनोमिनन तो बहुत सिंपल है, इसको तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ लाने के लिए, और मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे चार्जेस को अल्टीमेटली सर्कुलेट करा रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो चार्जेस कैसे सर्कुलेट करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ईएमएफ आएगा, और हाँ, और इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन इसमें एक एक छोटी सी सैडलिटी है जो कि तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन उठता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर ईएमएफ का सोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, और ईएमएफ का मतलब होता है क्लोज लूप में वर्क डन। ठीक है, अगर चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, चार्जेस सर्कुलेट करने का मतलब है करंट एनर्जी इस सर्किट में डिलीवर हो रही है और डिसिपेट हो रही है। तो क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स तो कभी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कर ही नहीं सकता है। कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क नहीं करता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे बल्ब किस किस फोर्स की वजह से ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है ईएमएफ के लिए तो और कौन सा फोर्स है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तुम लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये जो पिछला लूप बना है ना उसका ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो थोड़ा ये पार्ट ड्रॉ किया ताकि फिगर क्लियर है, तुम अच्छे से हर पॉइंट को समझ पाओ। ठीक है,
तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? तो जैसे ही हम इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे तो लूप के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नेटवर्क कैसे हो सकता है, तो उसको थोड़ा और क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो, और कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हो पता है? इधर की तरफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी v है। ध्यान से सुनना, मैं फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर सारे फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी v है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर की तरफ है। ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फोर्स तो इधर होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है कि जैसे ही हम इसको एंटर कराते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराते हैं, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अब ये चार्ज यहाँ पर रुका नहीं रहता है, ये लूप के अंदर सर्कुलेट करने लगता है। तो सर्कुलेट करने की वजह से अब चार्ज पार्टिकल के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी नहीं है। एक वेलोसिटी तो चार्ज पार्टिकल के पास लूप के, मतलब जिस तरह से हम लूप को मूव करा रहे, एक वेलोसिटी तो v है ही, लेकिन अब क्योंकि लूप के अंदर करंट फ्लो करने लगा है, तो लूप के अंदर भी चार्ज पार्टिकल के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेट अस कॉल दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी u। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना, वो लूप तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इधर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से एंगल पर होगी। ठीक है, तो तुम सोच रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन अभी भी जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स का नेट वर्क डन अभी भी बिल्कुल जीरो होगा। तो अब प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि जब मैग्नेटिक फोर्स का भी वर्क डन जीरो है, तो यहाँ पे एनर्जी सर्किट में आ कहाँ से रही है? ठीक है, तो उसका उसका आंसर ये है कि जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इस लूप के अंदर करंट सेटअप होता है। और जैसे ही हमारे कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट सेटअप होता है, अब हमारा ये वायर नॉर्मल वायर नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड है। और जब भी हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? आई एल क्रॉस बी। तो इसके ऊपर ना एक एक्सटर्नल, इस वायर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नेट फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तरीका है कि तुम मान लो हिट करके v वेलोसिटी दे देते हो, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो उसको v वेलोसिटी से जाने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ये मूव कर रहा होगा करंट होगा, और करंट होने का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स इसको स्लो करके रोक देगा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें करंट भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए तुम्हें बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही होना चाहिए जितना कि करंट के अकॉर्डिंग इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये वायर है ना, जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने का मतलब इसको हम बाहर से ना एक्सटर्नल फोर्स मैनुअली इसको पुल करके कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और क्लोजली थोड़ा कैलकुलेशन में भी बता देता हूँ कि सच में, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ही एक्चुअल वर्क डन कर रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, वही वर्क सर्किट में बल्ब की ग्लोइंग में यूज हो रहा है।
ठीक है, बल्ब की ग्लोइंग में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा अगर तुम डिटेल में देखना चाहते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी मैं दिखा देता हूँ, और मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि हाँ, मैग्नेटिक फोर्स का नेट वर्क डन ना अभी भी 0 है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क डन हम लिखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कौन कौन सी है? इसके पास दो टाइप की वेलोसिटी है। लेट अस से इसके पास v वेलोसिटी इधर की तरफ है और u वेलोसिटी इधर की तरफ है। मैं किस टाइम के लिए रॉड AB को ड्रॉ कर रहा हूँ? जिस टाइम में, और मैं वो जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, उस रेक्टेंगुलर लूप का बस एक साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी पार्ट को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल का बाकी पार्ट है। ठीक है, सिर्फ ए बी पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्योंकि सारी चीजें ए बी के अंदर अभी हो रही है। तो ए बी के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? नेट वेलोसिटी कितनी होगी? एक तो v वेलोसिटी उतनी होगी जितनी वेलोसिटी से हम इस रॉड को पुल कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इसके पास एक एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई होगी। तो इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा? एक तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं कितना एक्ट कर रहा है। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं कितना एक्ट कर रहा है। ठीक, और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक तरीका है कि नेट वेलोसिटी निकालो और v क्रॉस b से नेट फोर्स निकालो, या फिर इसके कंपोनेंट्स पर इंडिविजुअली मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो v वेलोसिटी की वजह से, रॉड की वेलोसिटी की वजह से, रॉड की वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा? इसको मैं लिख देता हूँ एफ बी, इसको F1 लिख दूं, F1। और F1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओगे? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो v और b परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है क्यू वी। ठीक है, अब उसके बाद u की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ कोड है, u क्रॉस b करोगे तो u की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, है ना? इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? u के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? इसको F2 लिख रहा हूँ, और ये कितना होगा? क्यू यू बी। चेक करो कितना होगा, बताओ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पावर डिलीवर्ड अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एक तरीका था कि नेट वेलोसिटी निकालते, नेट फोर्स निकालते, इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते। लेकिन मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ। नेट फोर्स का मतलब है F1 प्लस F2, नेट वेलोसिटी का मतलब है U प्लस V। ठीक है, तो नेट पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इनटू द सर्किट विल बी नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स डॉट नेट वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी। ठीक है, और ये कितना होगा जरा बताओ। तो एक एक करके ना पहले F1 का पावर देखते हैं और F2 का पावर देखते हैं। ठीक है, तो F1 की वजह से पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव पावर होगा, और वो कितना होगा जरा बताओगे? F1 और U सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो V वेलोसिटी की वजह से फोर्स आया है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा? क्यू वी बी टाइम्स यू, टाइम्स यू पॉजिटिव में। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लिखेंगे प्लस। और मैग्नेटिक फील्ड का जो दूसरा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है, उसका भी वर्क डन निकालते हैं। F1 पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है? वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, F2 का जो वर्क डन है नेगेटिव, और कितना होगा अगर तुम कैलकुलेट करो क्यू यू बी टाइम्स v के इक्वल, और तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन, नेट वर्क डन बिल्कुल 0 है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है?
तो एक्चुअली में यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर्ड हो रही है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर हो रही है वो अगर कैलकुलेट करोगे तो वो होगा Q यू बी टाइम्स वी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत एक्साइटिंग है। तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स ने नेट कोई वर्क नहीं किया है, सब अग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स यूजलेस है, क्योंकि तुम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तुम रॉड के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक, फोर्स अप्लाई किया, रॉड के पास वेलोसिटी आई, फोर्स और वेलोसिटी है तो तुम कुछ पावर सप्लाई कर रहे हो। हाँ हाँ, पर यूनिट टाइम में कैलकुलेट करें एक ही बात है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने जो पॉजिटिव वर्क किया, तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है ना, जितना भी पॉजिटिव वर्क एक्सटर्नली मैक्रोस्कोपिकली रॉड के ऊपर तुम कर रहे हो, बिल्कुल उतना ही नेगेटिव वर्क मैग्नेटिक फोर्स रॉड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके करता है, ठीक है। मतलब तुम मान लो 100 वॉट या वर्क के टर्म्स में बोलता हूँ, मान लो 100 जूल का वर्क किया, कि तुम 100 जूल के रेट से 100 जूल वर्क कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स ना एग्जैक्टली तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और -100 जूल वर्क करेगा, ठीक है। तो तुमने जितना भी पॉजिटिव वर्क करके एनर्जी सप्लाई की रॉड के ऊपर, उतना ही नेगेटिव वर्क करके ये मैग्नेटिक फोर्स उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स अपने लिए यूज नहीं करेगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स उतना ही वर्क डन ना चार्जेस के माइक्रोस्कोपिक मोशन में डिलीवर करेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नली तो तुमने रॉड के ऊपर 100 जूल वर्क किया, ठीक है, उतना ही नेगेटिव वर्क करके मैग्नेटिक फोर्स ने ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली और इस एनर्जी को वो चार्जेस के माइक्रोस्कोपिक मोशन में डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि इस मैग्नेटिक फोर्स का क्या यूज है, क्योंकि सारा काम तो हमने किया, सारा वर्क तो हमने किया है, ये सही बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास ऑल दी मसल एनर्जी है, ठीक है। तुम एक एक इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अंदर सर्कुलेट करके दिखाओ, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, लेकिन देयर इज नो वे, नो मींस टू ट्रांसफर इट, और मैग्नेटिक फील्ड डज दैट पार्ट, ठीक है। वो तुम्हारे मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को ना वो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है। तुम मैक्रोस्कोपिकली रॉड के ऊपर वर्क कर रहे हो, तुम चार्जेस के ऊपर वर्क कर ही नहीं सकते, तुम मैक्रोस्कोपिकली रॉड के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, उतना ही नेगेटिव वर्क करके तुम्हारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, और इतना ही पॉजिटिव वर्क वो चार्जेस के ऊपर सर्किट के अंदर करंट सेट करने में यूज करता है, ठीक है। अब मैं साथ साथ एक चीज और प्रूव कर देता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल वर्क किया है ना तुमने, इतनी ही एनर्जी सर्किट के अंदर भी डिसिपेट हो रही है, ठीक है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो एक बार मैं और कॉन्जर्वेशन, अभी तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ने कोई नेटवर्क नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना है, QVB के इक्वल, ठीक है। या चलो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का नेट वर्क डन 0 है, मैग्नेटिक फोर्स ने नेट पावर डिलीवर्ड 0 किया है, तो मुझे देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स ने कितना कितना पावर डिलीवर किया है, ठीक है, और देखना है कि सर्किट के अंदर कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया है वो देखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी तो हमें रॉड की पता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है हमें पता है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी, कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी उतनी जितनी मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है इधर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं BIL, और फोर्स और वेलोसिटी,
मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पावर डिलीवर्ड होगा। ठीक है, ठीक है। और फिर सर्किट के अंदर जो फोर्स क्यों लिख रहा हूँ, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, और सर्किट के अंदर जो एनर्जी डिसिपेटेड है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वो होगी आई स्क्वायर आर के इक्वल, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू कितनी होगी, मैं आई की वैल्यू साइड में निकाल देता हूँ। करंट कितना होगा, ईएमएफ अपॉन आर, और ईएमएफ हमें पता है इधर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स और डीएल। ये मैग्नेटिक फोर्स कितना था, वीवी। ठीक, क्यूवीवी मैग्नेटिक फोर्स था, और वी भी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज था। ईएमएफ का मतलब होता है फोर्स, नेट वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अगर लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा वीवी के इक्वल। तो जो ईएमएफ है ना वो वीबीएल है, वीबीएल। ठीक है, और अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये जो एक्सटर्नल, पहले इसको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पावर डिलीवर्ड बताओ कितना है। आई की वैल्यू निकाल ली है, बी वी एल अपॉन आर। तो ये तुम चेक करो, ये बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर की इक्वल आ रहा है, चेक करो। ठीक है, और जो पावर डिसिपेटेड है सर्किट में वो हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर। ठीक है, और आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो आई स्क्वायर आर कैलकुलेट करते हैं, मतलब बल्ब में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो भी तुम देख सकते हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो जितना भी वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने किया वही वर्क एक्चुअली सर्किट के अंदर, ठीक है, बल्ब के डिसिपेट होने में हमें दिख रही है। ठीक है, सारा सारा वर्क डन ये एक्सटर्नल फोर्स का ही है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक मीन्स है जो कि मैक्रोस्कोपिक वर्क को ना माइक्रोस्कोपिक वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कि अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। ठीक, यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया है अभी तक, अगर थोड़ा सा रिवाइज करो तो सबसे पहले ईएमएफ का क्या मतलब होता है। ईएमएफ का मतलब होता है यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने में वर्क डन। और ईएमएफ, अगर किसी लूप में ईएमएफ चाहिए तो उस लूप में कोई नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होना चाहिए जो कि चार्जेस को एक्चुअली सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो ये तो बैटरी के लिए तो वो केमिकल फोर्स हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं, तो किसी लूप में अगर ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ईएमएफ के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, तो चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। तो ईएमएफ के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को सर्कुलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का अपना कोई नेटवर्क डन नहीं है। नेटवर्क ये एक्सटर्नल फोर्स ही कर रहा था, और एक्सटर्नल फोर्स के ही वर्क डन को ये मैग्नेटिक फोर्स ट्रांसफर कर रहा था सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क में। अच्छा, ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया? तो ईएमएफ की डेफिनेशन से कैलकुलेट किया। ईएमएफ का मतलब होता है ना, लूप में सर्कुलेट करने पर, ये कंप्लीट लूप में सर्कुलेट करने का जो वर्क डन होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज डीएल, ये होता है। ये इसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है ना, उसमें उसमें हमारे पास उसमें ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेज है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट वर्क डन 0 हो गया। तो जो भी नेट वर्क डन आएगा मैग्नेटिक फोर्स का आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से निकाला,
वो QVB है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज वो VB है। तो ये VB डॉट DL, तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो फोर्स का वर्क डन, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, रॉड के अंदर, ठीक है। तो ये इसी की वजह से EMF आ रहा था, EMF की वैल्यू देख करके करंट निकाला, और हमने वेरीफाई किया कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि एक्सटर्नल फोर्स जो एनर्जी सप्लाई कर रही है उतनी एनर्जी एक्चुअली सर्किट में डिसिपेट कर रही है। रियल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स अपने से कोई वर्क नहीं कर रही है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, थोड़ा 1 मिनट 30 सेकेंड टाइम ले लो। अब इसका अगला पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो इसके आगे चलते हैं और बोलते हैं ठीक है, ठीक है। तुम बोलोगे कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो कंडक्टिंग लूप के अंदर का करंट है वो हम प्रीवियस लॉ से ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और हमें किसी भी नए लॉ की जरूरत नहीं है। प्रीवियस लॉ कंप्लीटली सफिशिएंट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे EMF का सोर्स है, जिसकी वजह से ये चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं, एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसा ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चार्जेस को किसने सर्कुलेट करा है? चार्जेस को तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं सर्कुलेट करा है ना। ऑफ कोर्स चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया उतना ही नेगेटिव वर्क मैग्नेटिक फोर्स ने किया, और फिर उतना ही पॉजिटिव वर्क चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ने किया। तो मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टिंग लूप के अंदर चार्जेस के ऊपर जो वर्क करने वाला फोर्स है वो यही नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फोर्स है, इसी की वजह से EMF आ रहा है। तो यहाँ पे हमें किसी नए लॉ की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तुम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे लूप के अंदर EMF क्यों आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है, और EMF की वजह से करंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? आवाज और स्क्रीन सबको सही से दिखाई दे रहा है? आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ। हाँ आशिक, मैंने क्या कहा एक बार? ठीक है आशिक, मैंने यहाँ पर ये कहा, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, मतलब इसको ब्रीफली मैं बता देता हूँ। मैंने अभी तक क्या कहा, लूप से एसोसिएटेड। मैंने बोला कि ये जो लूप है ना, इसको जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराने पर होता क्या है, इस इवेंट को मैं थोड़ा स्टेप में बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है स्टार्टिंग से। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने की वजह से चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आता है, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही चार्जेस सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं, इनके पास दो वेलोसिटी आ जाती है। एक तो इधर थी लूप की वेलोसिटी की वजह से, लेकिन करंट की वजह से इनके पास एक और वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है ना, तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो, मान लो V वेलोसिटी से हिट कर दिया, तो हिट करने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो तो चार्जेस को लूप के अंदर सर्कुलेट कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली चार्जेस की वेलोसिटी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसकी एनर्जी, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी तुमने सप्लाई की, उस एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उस एनर्जी को वो लूप के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। तो ये वाला जो मोशन है ना, वो चार्जेस के अंदर ना, लूप के अंदर चार्जेस के सर्कुलेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें थोड़ी देर के लिए करंट दिखेगी,
और जितनी भी तुमने काइनेटिक एनर्जी दी थी वो सब डिसिपेट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए वो बल्ब ग्लोइंग के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम चाहते हो कि कंटिन्यूअसली बल्ब ग्लो करता रहे, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए ना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने के लिए तो कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जैसे ही तुम इस लूप को लेकर के जाओगे तो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये स्लो होने लगेगा, ठीक है। तो तुम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तुम कंटिन्यूअसली इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लूप के ऊपर, सर्किट के ऊपर एक वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, और उस एनर्जी को एज सच मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, कि जितना भी वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का है उतना ही वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स का है रॉड के ऊपर। क्योंकि रॉड के ऊपर अगर देखोगे इसकी वेलोसिटी v है, तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया ना उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क किया, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा और मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ने जितना पॉजिटिव वर्क किया उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, और इस नेगेटिव वर्क का क्या किया मैग्नेटिक फोर्स ने, नेगेटिव वर्क करके एक्सटर्नल फोर्स से जितनी भी एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स ने एक्सट्रैक्ट की, कंज्यूम की, उस एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, चार्जेस के लूप के अंदर, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करने में यूज कर रहा है, ईएमएफ में यूज कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के वर्क की वजह से, जितनी भी एनर्जी हमने सर्किट के अंदर ट्रांसफर की, तो हम इसको पुल करेंगे ना तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, हमारी एनर्जी कम हो रही होगी, ठीक, इसको हमें पुल करने में एनर्जी लगेगी, हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो भी वर्क हम कर रहे हैं ना, वो वर्क मैग्नेटिक फोर्स ट्रांसफर कर रहा है चार्जेस के सर्कुलेशन में, चार्जेस के इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तुम जब तक पुल करते रहोगे बल्ब ग्लो करता रहेगा, जैसे ही तुम छोड़ दोगे ठीक बल्ब रुक जाएगा, ठीक है। जितनी भी एनर्जी तुमने ट्रांसफर की तो सारी एनर्जी इसमें डिसिपेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स का अपना कोई, ठीक है, रोल एनर्जी प्रोड्यूस करने में नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो ओनली अंटिल इट्स, हाँ ऑफ कोर्स, जैसे ये जो लूप है ना कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाएगा, अब क्या होगा पता है क्या होगा, अब ये दूसरी वाली साइड भी आ गई है ना अंदर, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट करेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें चार्जेस सर्कुलेट करेंगे ही नहीं, तो ये वाली रॉड इसमें भी चार्जेस यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। या फिर मान लो मैं कह रहा हूँ कि वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक रॉड है, इसको अगर हम कैरी करके ले जा रहे हैं, अगर सिर्फ एक रॉड को यहाँ से कैरी करके ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड को मूव करा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करिए, तो अब इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा, ठीक है, रॉड के अंदर नहीं बाहर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम रॉड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी एग्जैक्टली इस फिनोमेना को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सिर्फ आइसोलेटेड रॉड है, इसको किसी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, तो इसके एंड्स के अक्रॉस चार्जेस का एक्यूमुलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो जनरेट होगा, लेकिन कोई करंट नहीं सेटअप होगा, क्योंकि क्लोज लूप नहीं है, और कोई एनर्जी नहीं डिसिपेट होगी। तो इस ऐसे रॉड को अगर तुम पुल कर रहे होगे ना, तो तुम्हें कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों है। लेकिन जैसे ही तुम इसको किसी लूप के साथ कनेक्ट कर देते हो, करंट सेटअप होगा, तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, क्योंकि वरना ये बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो की एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। कोई भी रॉड लगा दो, हीटर लगा दो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा दो, तो उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो जैसे इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इमीडिएटली क्या होगा, इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सटर्नल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके ना माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो तुम चाहते हो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तो तुम्हें उतना ही एक्सटर्नल फोर्स रॉड के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
ओके ठीक है, आशिक क्लियर हुआ थोड़ा? यस सर। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं, और मेरा जो मेन पॉइंट है वो अभी तक नहीं है। मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि फैराडेज लॉ की फिर क्या जरूरत है, हम अननेसेसरी नया लॉ क्यों बना रहे हैं? मतलब इसको तो मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीटली एक्सप्लेन करा, ईएमएफ का सोर्स क्या, ईएमएफ क्यों आ रहा है, करंट क्यों साइकिल हो रहा है, वो तो हमें पहले से पता है। फैराडेज लॉ की क्या जरूरत पड़ रही है? ठीक है, तो मैं अगला एक्सपेरिमेंट प्रपोज कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम रेक्टेंगुलर लूप है, कि मान लो तुम अपने घर पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और तुमने क्या किए थे, फ्लोर पे मान लो यहाँ पे ऐसे करके मैग्नेट सजा दिए थे, और उसकी एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी और तुम खुद से इस लूप को पुल करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है, ठीक, एक रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, और तुम इस रेक्टेंगुलर लूप को पुल करके मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करा देते, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसके अंदर इस तरह से ईएमएफ और करंट आ जाता है, ठीक। फैराडेज लॉ की कोई जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ईएमएफ आता है और करंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अभी तुमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मतलब नीचे मैग्नेट्स को तुमने फिक्स रखा है और लूप को मूव करा रहे हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो जिस भी फ्लोर पर रहते हो, उस फ्लोर के नीचे मान लो ये जो मैग्नेट है ना, वो तुम्हारे फ्लोर पर नहीं, तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पर है, और तुम क्या कहते हो, ऐसे छोटे छोटे मिनियंस है, ठीक है, उनके बैक पैक में इस तरह से बहुत सारे मैग्नेट्स रख देते हो, ठीक है। और इस बार तुम अपने कंडक्टिंग लूप को, ठीक है, नहीं मूव कराते हो, इसको तुम फिक्स रखते हो, ये लूप जो है ना रेस्ट पे है, ठीक है। और इस बार क्या करते हो, ये जो मैग्नेट्स है ना अंदर, मतलब अपने फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में मैग्नेट्स कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हो। लूप फिक्स है, इस बार मैग्नेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या अब भी हम कह सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो करेगा? बताओ, क्या अब भी ये बल्ब ग्लो करेगा या अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैग्नेटिक फोर्स आए। मैग्नेटिक फोर्स तो तब आता है जब चार्जेस के पास वेलोसिटी आती है। यहाँ पे तो अरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ साथ चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ पर वी उसकी वेलोसिटी होती है और बी उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अलग अलग है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अलग अलग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। उस इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करे, लेकिन चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होना मस्ट है। अगर हमारा कंडक्टिंग लूप ही स्टेशनरी है, अगर हमारा कंडक्टिंग लूप ही चार्ज पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी आई ही नहीं है, कि चार्ज पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी ही नहीं आई है, तो फिर उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और ईएमएफ कहाँ से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अब चेंज करने लगी है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज मूविंग चार्ज के ऊपर एक्ट करता है ना, जब चार्जेस मूविंग नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं एक्ट करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है, देयर आर, मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रिलेटिव होती हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, लेकिन वेदर एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट, ये रिलेटिव नहीं है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो दूसरा ऑब्जर्वर भी उसको ग्लो करता हुआ देखेगा, ठीक है। तो तुम मान लो लूप स्टेशनरी है, और या वो जो पिछला एक्सपेरिमेंट है उसी को अगर तुम ले लोगे ना, मैं कह रहा हूँ पिछले एक्सपेरिमेंट में हम बोल रहे थे कि लूप को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट स्टेशनरी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मान लो कोई ऐसा ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर हमारा ऐसा है जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है, वो देख रहा है कि लूप मूविंग है और मैग्नेट स्टेडी है, ठीक है। ठीक है, लूप मूविंग है और मैग्नेट स्टेशनरी है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जर्वर वो क्या करता है ना, वो क्या करता है, इस
लूप के साथ v वेलोसिटी से मूव करने लगता है। ठीक है, एक पहला ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी है, ये ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, और ये मूविंग फ्रेम है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो जब हम कंडक्टिंग लूप को मूव करा रहे हैं तब तो हमें 100% पता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। अब एक दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि लूप के साथ साथ सेम वेलोसिटी से मूव करने लगता है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए लूप स्टेशनरी हो गया है। इस ऑब्जर्वर को ये कंडक्टिंग लूप मूव करता हुआ दिखेगा ही नहीं। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी। हाँ, ये ऑब्जर्वर जरूर देख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अब वैरी कर रही है इस ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है तो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स अभी भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को अभी कि बहुत सारी चीजें रिलेटिव होती हैं, लेकिन बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं ये तो रिलेटिव नहीं है ना। अगर ये वाला ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को भी बल्ब ग्लो करता हुआ ही दिखेगा। लेकिन ये जो नया ऑब्जर्वर आया है, ये नया ऑब्जर्वर बल्ब के ग्लोइंग को किस तरह से एक्सप्लेन करे, यहाँ पे ग्लो करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किस फोर्स की वजह से इस मूविंग ऑब्जर्वर के लिए कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ आ रही है। ठीक है, तो ये जो मूविंग ऑब्जर्वर ये ऐसा बोलता है, ठीक है, कि अगर चार्जेस सर्कुलेट करें, चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो दो ही टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। वंस मैग्नेटिक फोर्स इज गॉन, यहाँ पे जरूर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जो कि चार्जेस को सर्कुलेट कराने के लिए और ईएमएफ के लिए अब रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि अब यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पे अब एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है। ठीक है, और ये नॉन कंजर्वेटिव की नेचर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस लूप के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए या चार्जेस को सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, हम बोलते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, यहाँ पे मूविंग ऑब्जर्वर के लिए लूप तो स्टेशनरी है, लेकिन मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स मूव कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिड्यूस करना कितनी होगी, कैसे होगी, इसके लिए तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली सोच करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला फिनोमिनन है ना, इसको हम लोग खुद से गेस करके प्रीवियस लॉज की बेसिस पर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। और देयर एक्चुअली इज such a great law which explains all these phenomena, whether the loop is moving with respect to magnet or magnet is moving with respect to the loop, क्योंकि अल्टीमेटली मैग्नेट और लूप का रिलेटिव मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ इंड्यूस करने में। तो ऐसा एक ग्रेट लॉ है और वो कहलाता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ इन सारी सिचुएशन को अकेले हैंडल करता है, चाहे लूप मूव कर रहा हो, मैग्नेट मूव कर रहा हो, सारी सिचुएशंस को अकेला फैराडेज लॉ हैंडल करता है। हर केस में वो बताता है कि एक्चुअली लूप के अंदर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। और फैराडेज लॉ कहता है, कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले सिर्फ ईएमएफ लिख रहा था, लेकिन अब तुम लोगों को पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज इन वन, ठीक है, इन वन राउंड ट्रिप। ठीक है, वन वन साइकिल ऑफ अ लूप। ठीक है, एक साइकिल में पर यूनिट चार्ज कितना वर्क हो रहा है, ये ईएमएफ कहलाता है। तो फैराडेज लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, ये हमेशा इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जिसको कि तुम बोलोगे तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो जरूरी नहीं है। ये वाला जो टर्म है ना, ये फोर्स फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है। फोर्स एक्चुअली किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स का मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा कोई फोर्स नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे E प्लस
V क्रॉस B। टोटल फोर्स जो है ना वो लॉरेंट फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, डॉट dl। ये ईएमएफ होगा और ये इक्वल है -d∅m अपॉन dt। ठीक है, और ये जो d∅ अपॉन dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें पता है कि किसी भी सरफेस, ओपन सरफेस के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है इंटीग्रल b डॉट d। ठीक है, ठीक है। तो इसको ना ये वाला जो फैराडेज लॉ का जो स्टेटमेंट है इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम कोई भी एक एक्चुअल लूप ले लेते हैं, सबसे मोस्ट जनरल केस इमेजिन करते हैं, उस मोस्ट जनरल केस पर फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज कर रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड वैरी है, ठीक है, और साथ साथ लूप भी मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद लूप की पोजीशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है, लूप यहाँ पर आ गया इस तरह से, ठीक है, ये लूप की वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, फैराडेज लॉ कहता है कि इस लूप के अंदर सर्कुलेट करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ये हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। ये राइट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और इसमें थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलस के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। इस पार्ट को अगर एक्सपैंड करेंगे ना, ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में करता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन या कैलकुलेशन उतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जो कि तुम अपने लेवल पे नहीं समझ पाओ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड वाला टर्म है इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl प्लस इंटीग्रल ऑफ V क्रॉस B। हर एक टर्म अच्छे से दिख रहा है ना सबको, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो कि तुम बोलो कि हाँ डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है, ये डिफरेंशिएशन अंदर जाता है, फिर हम कैलकुलस के रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है वो कुछ इस तरह से आता है, कैसे आता है, एक सेकेंड मैं इसको लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, dB अपॉन dt, ए। अब ये कहाँ से आता है मुझसे मत पूछना, क्योंकि इसको मैं एक्सपैंड करूंगा ना प्रॉपरली तो ये मैं 100% प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये है ठीक है, dB अपॉन dt। और अगला वाला जो टर्म होता है वो एरिया का डेरिवेटिव पर आएगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दो वजह से चेंज कर सकती है, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हो या एरिया चेंज कर रहा हो, है ना। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक दो स्टेप्स के बाद ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आता है, वो V क्रॉस B। क्योंकि एरिया जो चेंज हो रहा है ना, ये फाइनल एरिया, ये इनिशियल एरिया है, एरिया जो चेंज हो रहा है ना ये वाला पार्ट जो है एरिया में चेंज, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर समझते हो तुम लोग, ये डॉट dl कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पार्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स दो रीजंस की वजह से चेंज कर सकता है। एक एरिया के चेंज की वजह से, मतलब कि या तो लूप मूविंग हो, लूप के मोशन की वजह से मैग्नेट स्टेशनरी हो, या फिर मैग्नेट्स मूविंग हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो और लूप स्टेशनरी हो, ठीक है। तो जब हम इस फैराडेज लॉ के इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि लूप का जो मोशन है, ठीक है, लूप के मोशन वाला जो पार्ट है, लूप के मोशन की वजह से अगर ईएमएफ आ रहा है, लूप के मोशन की वजह से अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है और ईएमएफ आ रहा है, तो वहां पे तो मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही है, ठीक है, तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही है तो वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
एक इलेक्ट्रिक फील्ड नए ओरिजिन की प्रोड्यूस होती है, जिसके बैकग्राउंड में कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वैरी करने की वजह से नए ओरिजिन की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो इक्वल होती है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dB/dt। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेकेंड इंटीग्रल है तो यहाँ पे डी भी आएगा। ठीक है, मैं इन स्टेप्स को फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेप्स को, डेरिवेशन के बहुत सारे स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट है मैं बस वो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं कर सकता हूँ अगर तुम लोग बोलोगे तो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली करवा के क्या फायदा। उसका जो क्रक्स है, उसका डेरिवेशन का जो एसेंस है वो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फैराडेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड जो ईएमएफ आएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ईएमएफ का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन वन क्लोज लूप। ठीक, इन वन क्लोज लूप। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो ईएमएफ वाला पार्ट तो ये है, और राइट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो हम कोई भी एक एक लूप इमेजिन करते हैं, और हम इमेजिन करते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करिए, मोस्ट जनरल केस इमेजिन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करिए और लूप भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसका एरिया भी चेंज कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रही है। ठीक है, तो इस लूप के अक्रॉस फ्लक्स, इस लूप के अक्रॉस हमें फ्लक्स चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस लूप के अक्रॉस जो फ्लक्स चेंज होगा, हम बोलते हैं वो दो पार्ट्स की वजह से होगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब एक तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से फ्लक्स चेंज करेगा, और दूसरा है कि एरिया या लूप के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज करेगा। ठीक है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसको, इस पार्ट को ना मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊं, बस थोड़ा सा तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने के बाद जो टर्म्स आते हैं, उसका एक टर्म मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज ला रहा होता है, और एक टर्म एरिया के लूप के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज ला रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स ना एक्सपैंड करने के बाद कुछ इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लूप के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, लूप के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ आ रहा है, उस पार्ट को तो हम जानते हैं। लूप के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ आने का कॉज हम बोलते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि लूप मूव कर रही है तो उसके ऊपर V क्रॉस B फोर्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। और हम फैराडेज लॉ को एक्सपैंड करके देखते हैं कि लूप के मोशन वाला जो पार्ट है वो तो इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला टर्म है ना, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रही है, तो फिर ईएमएफ लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फैराडे लॉ के एक्सपैंड करके पता चलता है कि उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसको आगे ये दोनों टर्म्स अगर कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी, ये दोनों टर्म अगर कैंसिल हो जाएंगे तो इसको तुम देखोगे ना, मतलब कि लूप के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ लाने में रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला पार्ट तो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो लूप के मोशन वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, तब फिर ईएमएफ किस वजह से आ रहा है, तो तब ईएमएफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो बिल्कुल नए ओरिजिन का है और बिल्कुल नए नेचर का है। ठीक है, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से हमेशा एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करती है। और ये नॉन कंजर्वेटिव होने का मतलब इसका लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, और इस बार ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। इस बार नॉन
नॉन कंजर्वेटिव फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है ईएमएफ लाने में। ठीक है, अब तुम इस डेरिवेशन में देख सकते हो, हालांकि कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, बस इसका थोड़ा सा क्रक्स बता रहा हूँ यहाँ पर। इस डेरिवेशन में देख सकते हो कि हमने स्टार्ट तो किया था एक फिजिकल लूप के साथ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर रही होगी, वहां पे लूप को भी हम किसी भी जनरल कंडीशन में रख रहे हैं, लूप भी मूव कर रही है, लूप के अंदर ईएमएफ लिखा है। तो वहां पे तो हमारे पास एक कंडक्टिंग फिजिकल लूप था, क्योंकि अगर अगर एक्चुअल फिजिकल लूप नहीं था तो ये v किसकी वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट करे उस लूप के हर पार्ट की वेलोसिटी। ठीक है, इस लूप के हर पार्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे ये v। ठीक है, लेकिन मतलब इसको कंटिन्यू करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है ना, उस पे तुम देख सकते हो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल। यहाँ पे आने के बाद हमें किसी लूप की भी जरूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, वो किसी भी इमेजिनरी लूप के लिए भी वैलिड है। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वैरी होगी तो वहां पे एक नए नेचर की एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसका कि क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो होगा। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट भी कहलाता है फैराडेज लॉ। ठीक है, और फैराडेज लॉ का ये जो फाइनल स्टेटमेंट है ना, अच्छा ये वाला जो टर्म है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ। देखो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है ना, इसमें हम कोई फिजिकल लूप नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और फिजिकल लूप नहीं, कोई इमेजिनरी लूप ले रहे हैं। और इमेजिनरी लूप के अंदर ई डॉट डी एल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी लूप है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इमेजिनरी लूप तुम लोगे कहीं पर भी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो या वैरी कर रही हो, अगर ये इमेजिनरी लूप है तो ये लूप तो मूविंग नहीं होगा, ये तो रेस्ट पर ही लूप होगा अगर इमेजिनरी लूप ले रहे तो इमेजिनरी लूप के अक्रॉस अगर हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो ये जो डी फाइव बाई डी टी है ना, उसमें एरिया वाला पार्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे ये जो सेकेंड टर्म है ना, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में एक डिफरेंस है। ठीक है, इस इक्वेशन में ना डी फाइव बाई डी टी का मतलब है कि हमारे यहाँ पे एक फिजिकल लूप है एक्चुअली, और हमारे लूप के अक्रॉस जो फ्लक्स चेंज करेगा वो लूप के मोशन की वजह से भी कर सकता है, और 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 मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने की वजह से भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो फाइनल स्टेटमेंट लिखा हो ना, यहाँ पे हमारे पास एक इमेजिनरी लूप है। ठीक, एक्चुअल लूप भी रख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी लूप होगा, ठीक है, और ये फिक्स लूप है, ये लूप मूविंग नहीं है। इस लूप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप होगा। और इस बार जो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि एरिया तो चेंज हुआ ही नहीं है, इस बार जो फ्लक्स चेंज होगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से जो फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट होगा, ये दूसरा वाला पार्ट इसमें आएगा नहीं। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। बस, ठीक है, अब इसमें पूछो क्या पूछना है तुम लोगों को। ठीक है, ये फैराडेज लॉ की कंप्लीट समरी, थ्योरी में और कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसी को एग्जांपल्स क्वेश्चंस मुझे अलग अलग केसेस में लेकर के बताने हैं। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं फैराडेज लॉ को, तो हम बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, उसके अराउंड ईएमएफ आएगा हमेशा अगर लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्लक्स तो दो रीजन की वजह से चेंज कर सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही हो या तो लूप मूविंग हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब लूप मूव कर रही होती है उस टाइम में ईएमएफ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो लूप के कंडक्टिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फोर्स ही होता है। ठीक है, जब लूप मोशन में है तो उस टाइम में ईएमएफ आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से।
ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी करिए, लूप मूव नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करिए, तो अभी भी ईएमएफ आएगा, लेकिन इस बार जो ईएमएफ आएगा वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नए ओरिजिन की नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्जेस को सर्कुलेट कर रही है। ठीक है। तुम इसके साथ ये भी देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ऑब्जर्वर स्पेसिफिक है। अलग अलग ऑब्जर्वर जो है ना, वो सेम फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड को वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देख सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरा ऑब्जर्वर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में देख सकता है, लेकिन टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चाहे पहला ऑब्जर्वर हो दूसरा ऑब्जर्वर हो, वो हमेशा सेम देखेगा। ठीक है। ये अलग बात है कि दूसरा ऑब्जर्वर उसी फोर्स को मैग्नेटिक फॉर्म में देख रहा हो, पहला ऑब्जर्वर उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में देख रहा हो। मतलब सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स किसी भी ऑब्जर्वर के लिए हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है। डिफरेंस बस यही आएगा कि कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स का पार्ट मैग्नेटिक फोर्स में चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का पार्ट कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स में जा सकता है, लेकिन दोनों का समेशन हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज कुछ ज़्यादा ही थ्योरी हो गई, और ठीक, ये थोड़ा मुझे पहले से वार्न कर देना था कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सिंपल नहीं होगा।